नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ महिंद्रा XUV 3XO के बारे में। डिलीवरी वाले पहले दिन 1500 गाड़ियां महिंद्रा ने अपने कस्टमर्स को डिलीवर की, जो कि बहुत अच्छी बात है। और जितना जल्दी हो सकता है इस गाड़ी के ऊपर से बैकलॉग हट जाए वो भी उतनी अच्छी बात है। आज की डेट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों महिंद्रा XUV 300 जो पहले हमें गाड़ी देखने को मिलती थी और 3XO जो फेसलिफ्ट आया है, यहाँ पर क्या कुछ आपको बदलाव देखने को मिले हैं, क्या कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिले हैं, सही में कुछ असली मायने में बदलाव हुआ है कि भी नहीं हुआ है, और उसके साथ साथ क्या इस गाड़ी का वही पुराना हाल होने वाला है जैसे कि हमें 300 का पहले देखने को मिलता था। अगर हम देखें तो पहले 300 सेल्स फिगर्स के मामले में काफी ज्यादा डाउन रहती थी। उसके साथ साथ लगभग नीचे से अगर देखा जाए तो तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे गाड़ी रहती थी। इनफैक्ट सोनेट से भी कम जो गाड़ी देखने को मिलती थी हमें। इसके नीचे अगर कोई गाड़ियां बचती थी तो वो बस आपकी मैग्नाइट और काइगर हमें देखने को मिलती थी सेल्स के मामले में। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर अगर हम बदलाव की बात करें तो पिछली वाली गाड़ी के मुकाबले यहाँ पर हमें वही सेम बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है। वो गाड़ी भी आपकी 5 स्टार रेटिंग में आती थी और ये गाड़ी भी आपकी 5 स्टार रेटिंग में ही आपको देखने को मिलेगी। मतलब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वास्तविकता में कितने बदलाव इस गाड़ी के अंदर किए गए हैं, और अगर बदलाव इतने नहीं हुए हैं तो क्या गारंटी है कि ये गाड़ी ऐसे ही सेल्स परफॉर्म करेगी। अभी तो जैसे देखने को मिल रहा है कि लोगों के अंदर इसको लेके बहुत क्रेज है, क्योंकि महिंद्रा जब भी अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करता है तो वो एक हाइप बनाता है, एक मार्केट क्रिएट करता है, पूरा का पूरा मीडिया अटेंशन ग्रैब करता है और फिर उस प्रोडक्ट को लॉन्च करता है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों के अंदर उसको लेके क्रेज बढ़ जाता है, लेकिन वो लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाता। आज मैं आपको उसका रीजन बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे XUV 700 का क्रेज धीरे धीरे कम हो गया, स्कॉर्पियो एन का जब से वो स्टीयरिंग वाला इशू आया तब से कम हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या समस्या देखने को मिलती है इस गाड़ी के अंदर। अब यहाँ पर उसके अलावा अगर बात करें बिल्ड क्वालिटी के अलावा, तो राइड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत लंबा चौड़ा डिफरेंस नहीं है। जितने भी मैनुअल वेरिएंट्स हैं वहां पर आपको ऑलमोस्ट सेम राइड क्वालिटी देखने को मिलती है। दोनों गाड़ियों को मैंने चला के देखा है, और पुरानी वाली इनफैक्ट मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी रगेड ज्यादा महसूस होती थी। ये वाली थोड़ी कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड सी महसूस होती है। पुरानी वाली का एक माचो इंस्टेंस देखने में लगता था। उसके बाद में अगर बात करें फीचर्स की, तो यहाँ पर फीचर्स में बदलाव किया गया है। बेस वेरिएंट को बहुत सही प्राइस किया गया है, और यहाँ पर अगर फीचर्स की बात करें तो कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि सेगमेंट में पहली बार आपको देखने को मिल जाते हैं, और कुछ ऐसे जो कि बेस वेरिएंट में इंक्लूड कर दिए गए हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे, तो यहाँ पर अब आपको पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिल जाती है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको 6 एयरबैग बेस वेरिएंट से ही देखने को मिल जाते हैं। ऑलमोस्ट आज की डेट में हर कार मैन्युफैक्चरर ये करने की कोशिश कर रहा है कि वो 6 एयरबैग्स को एज स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको एसिन सोर्स्ड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है, जो कि पहले AMT यूनिट आया करती थी। यहाँ पर आपको TGDI इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि दूसरी कार कंपनीज जो है वो हर गाड़ी में अपनी ऑफर नहीं कर रही है। बेस वेरिएंट से ही आपको एक आर्मरेस्ट विद आपको स्टोरेज देखने को मिल जाता है, और आपको यहाँ पर सेगमेंट फर्स्ट ADAS लेवल 2 भी देखने को मिल जाता है। अब मुद्दे की बात यह है कि क्या ये सभी जो चीजें हैं, ये सभी जो डिफरेंसेस हैं, वो आपके इसकी सेल्स को बरकरार रख पाएंगे? तो अब आप एक बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, जो अब मैं एक एक बातें करके आपको समझाना चाहता हूं। अगर बिल्ड क्वालिटी देखोगे तो मार्केट में इसके बराबर और इससे बेहतर और इनफैक्ट इससे अच्छे लुक्स वाली गाड़ी प्रेजेंट है, जिसका नाम है आपका टाटा नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन इस गाड़ी को बहुत जबरदस्त कॉम्पिटिशन देती है, और यहाँ पर उस गाड़ी के लुक्स डेफिनेटली इस गाड़ी से काफी ज्यादा बेहतर है, और बिल्ड क्वालिटी के मामले में वो गाड़ी किसी भी तरीके से इससे पीछे नहीं रहती है। तो अगर आप बिल्ड क्वालिटी पे जा रहे हो तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में और लुक्स के मामले में नेक्सॉन इससे बिल्कुल भी पीछे नहीं है। और अब जो आपकी किया की सोनेट, वेन्यू, ब्रीजा जो इस सेगमेंट में और गाड़ियां आपको देखने को मिलती हैं, उनके अंदर भी आपको बहुत जबरदस्त और अच्छी स्टेबल बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाती है। उन कंपनीज ने भी अपने प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट जो है वो किया है। अब बात कर लेते हैं राइड क्वालिटी के बारे में। तो राइड क्वालिटी के मामले में इस सेगमेंट में वेन्यू का कोई जवाब नहीं है। आप उसकी ड्राइव लेके देखो, इसकी ड्राइव लेके देखो, ये गाड़ी बहुत जबरदस्त चलती है, चिपक के चलती है, ये मैं मानता हूं, लेकिन जो वेन्यू की ड्राइव है, जो फील फैक्टर है उसमें, वो कहीं ना कहीं सेगमेंट अपार्ट है, वो जबरदस्त चलती है। अगर हम यहाँ पर TGDI इंजन को कंपेयर करेंगे तो उसके 1 लीटर वाले टर्बो से कंपेयर कर सकते हैं, और वहां पर Hyundai ने उस इंजन की ट्यूनिंग बहुत जबरदस्त की हुई है। 118 bhp की पावर वो जनरेट करके देता है। अब बात कर लेते हैं, महिंद्रा ने यहाँ पर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया, जो कि आपका 2 पेट्रोल इंजन में देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर आपको डीजल में AMT का ही ऑप्शन देखने को मिला। ये महिंद्रा ने बहुत गलत किया। इस गाड़ी का जो मेन क्रक्स है वो है डीजल इंजन, जो कि बहुत ज्यादा जबरदस्त है और जिसमें माइलेज भी थोड़ा बेहतर देखने को मिलता है। लेकिन अगर किसी को डीजल ऑटोमेटिक लेनी हो तो महिंद्रा के साथ नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि वहां पर आज भी जर्क वाला आपको AMT ट्रांसमिशन ही देखने को मिल जाता है। अगर हम इसके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की भी बात करें, जो कि आपका टॉर्क कन्वर्टर यूनिट है, उससे बेहतर विकल्प आज की डेट में अवेलेबल है। अगर आप कोरियन ब्रांड मैन्युफैक्चरर पे यानी कि किया या फिर Hyundai में जाते हो तो वहां पर आपको DCT ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, और अगर आप नेक्सॉन में जाते हो तो वहां पर आपको DCA ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, जो इस ट्रांसमिशन से कहीं
कहीं ज्यादा फास्ट हैं, कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं और उनकी गियर शिफ्टिंग काफी ज्यादा एडवांस्ड आपको देखने को मिल जाती है। तो इससे बेहतर गाड़ी हर सेगमेंट में, मतलब इस सेगमेंट में अगर देखा जाए तो हर फीचर में इसके तोड़ जो है वो बहुत अच्छे से अवेलेबल है और इसको हर तरीके से बीट कर देते हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं फीचर्स की, तो फीचर्स के मामले में फिर से कोरियंस इस गाड़ी को पूरी तरीके से बीट कर देते हैं, जिसमें कि आप अगर देखोगे इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट हो गया, पैडल शिफ्टर्स हो गए, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हो गए, वेंटिलेटेड सीट्स हो गई जिसकी आजकल बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ये फीचर्स इस गाड़ी से कंप्लीटली मिसिंग है और ये आपको सोनेट और वेन्यू दोनों में देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद में अगर आप रिलायबिलिटी, आफ्टर सेल सर्विस, इंजन स्मूथनेस की बात करोगे तो ब्रीजा इसको चारों खाने चित कर देती है, क्योंकि वहां पर आपको 1500 सीसी का एक बड़ा 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिल जाता है जिसकी रिलायबिलिटी की मिसाल दी जाती है। जो इंजन आपका अर्टिगा XL6 आपको हर गाड़ी में सियाज में देखने को मिलता है, वो इंजन इतना जबरदस्त इंजन है कि आप सालों साल उसको चलाओ, लाखों किलोमीटर चलाओ, वो इंजन आपका कहीं नहीं जाने वाला है। महिंद्रा के टर्बोचार्ज्ड इंजन उसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ इस गाड़ी के अंदर सबसे बड़े समस्या की, और उस समस्या का कोई समाधान महिंद्रा ने इस गाड़ी में किया ही नहीं है। इनफैक्ट उस इशू को महिंद्रा ने एड्रेस भी नहीं किया है कि ये कोई इशू जो है वो हो सकता है। वो है आपका माइलेज। इस गाड़ी के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम और समस्या आपको देखने को मिल जाती है वो है आपकी माइलेज की समस्या। यहाँ पर आपको बहुत ही कम माइलेज देखने को मिलता है, चाहे आप कोई भी वेरिएंट ले लो, एक डीजल को छोड़ दो, और डीजल के साथ में इंडस्ट्री जो है वो महिंद्रा ने पहले से ही कर दिया है यहाँ पर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ना देके। आज की डेट में अगर देखा जाए तो इस सेगमेंट में सिर्फ एक गाड़ी ऐसी है जो कि आपको ऑटोमेटिक प्रॉपर ट्रांसमिशन 80 गियर बॉक्स के साथ में डीजल इंजन देती है, वो है आपकी किया की सोनेट। तो यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर दोस्तों आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है माइलेज की, जो पहले भी देखने को मिलती थी और जो अब भी देखने को मिल जाती है। जिन लोगों के पास में ये गाड़ी है वो लोग इसको निकालने से कतराते हैं अगर वो थोड़ा सा भी इकोनॉमिक समझते हैं। और यहाँ पर इस गाड़ी के अगर मैं रियल टाइम माइलेज की बात करूं तो ये 10-11 का माइलेज देती है लोकल में, चाहे आप इसका पेट्रोल का TGDI इंजन ले लो, चाहे आप इसका पेट्रोल का नॉर्मल टर्बो इंजन ले लो, या फिर अगर हम डीजल की बात करें तो वो थोड़ा सा बेहतर हो जाती है। लेकिन वहां पर इसके स्टार्टिंग पॉइंट और डीजल के स्टार्टिंग पॉइंट में यहाँ पर 2.5 लाख रुपए का आपको दोनों के एक शोरूम में डिफरेंस देखने को मिल जाता है। जहां आपका 7.5 लाख रुपए का आपको पेट्रोल में MX-1 देखने को मिलता है, वहीं पे आपका डीजल का जो बेस वेरिएंट है वो 10 लाख रुपए का देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों इस गाड़ी के अंदर अगर आप कहते हो कि फीचर्स हैं तो वो फीचर्स उससे बेहतर, इंजन की रिलायबिलिटी, उसकी बिल्ड क्वालिटी से बेहतर आपको इसके कंपेटिटर्स देखने को मिलते हैं। चाहे नेक्सॉन ले लो, चाहे वेन्यू ले लो, चाहे सोनेट ले लो, चाहे फिर आपकी ब्रीजा ही क्यों ना हो। मैंने इसके कंपैरिजन वीडियोस बहुत सारे किए हैं चैनल पे, और चैनल पे इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। गाड़ी में कोई समस्या नहीं है, सिर्फ एक को छोड़ के, वो है इसका माइलेज। और उसके अलावा अगर आप ये सोचते हो कि जो इस गाड़ी में मिल रहा है वो दूसरी में नहीं मिल रहा है तो गलत सोचते हो। इससे बेहतर ऑप्शन और इससे अच्छे ऑप्शंस बहुत मार्केट में अवेलेबल हैं। तो सोच समझ के डिसीजन बनाना, किसी भी हाइप में मत जाना और किसी भी चीज के थ्रू बहुत जल्दी से डिस्ट्रैक्ट होकर इस गाड़ी को बुक मत करना। पहले सारी बातों को अच्छे से समझना, आपका ही पैसा है, आपकी ही मेहनत का पैसा है, सोच समझकर इस गाड़ी के अंदर इन्वेस्ट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड रिमेंबर ऑलवेज ड्राइव सेफ। बाय बाय दोस्तों।